हमेशा से हमें यही कहा गया है कि भारत ने तो कभी किसी देश पे पहले हमला किया ही नहीं। पर अगर ये सच है तो इंडोनेशिया में हिंदू राजा कहां से आए? इंडोनेशिया की संस्कृति भारत की संस्कृति से इतनी मिलती जुलती कैसे है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानने का कोशिश करेंगे कि क्या भारत ने कभी इंडोनेशिया पे हमला किया था। पर उसके साथ ही हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो शायद इंडोनेशिया के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं है। और उसके साथ ही जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा ओके। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं हमारे दूसरे अर्थमेट इंडोनेशिया को। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. पर इससे पहले कि हमें हमारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, ये जानना जरूरी है कि इंडोनेशिया अगर है तो इस दुनिया में कहां पे है। तो बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडोनेशिया का पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल आइडेंटिटी क्या है। इंडोनेशिया, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, वो दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, बिल्कुल हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। बेसिकली ये एक द्वीप राष्ट्र यानी कि एक आइलैंड नेशन है जो करीब 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स को मिला के बना है। जबकि इसके लैंड बॉर्डर्स मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर के साथ मिलते हैं। वहीं इसके नेवल बॉर्डर्स यानी कि सामुद्रिक सीमाएं सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, पलाव और अपने भारत को भी अपना पड़ोसी बना लेते हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी 267 मिलियन के आसपास है, जिसमें से 87.2% इस्लाम को मानते हैं। इसी के कारण जनसंख्या के हिसाब से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। पर इसके बावजूद यहाँ 9.9% क्रिश्चियन, 1.7% हिंदू और 0.7% बुद्धिस्ट भी रहते हैं। अब इतनी बड़ी विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के चलते इंडोनेशिया को यूनाइटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद इसीलिए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय आदर्श यानी कि मोटो है विनेका टुंगल इका, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो ये था इंडोनेशिया का एक जियोग्राफिकल टूर। आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में बहुत कुछ कॉमन है। पर इसका क्या ये मतलब हुआ कि इंडोनेशिया में कुछ भी यूनिक नहीं? अगर आप ये सोच रहे हैं, वैसे सोच तो मैं रहा हूं। पर छोड़ो, अगर आप भी वही सोच रहे थे तो आप गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया में ऐसे चीज हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफ्लेसिया अर्नोल्डिया। वैसे तो ये कोई हैरी पॉटर का स्पेल लगता है। एक्चुअली ये उस फूल का नाम है जिसे कॉमनली कॉर्प्स लिली भी कहा जाता है। ये करीब 3 फीट तक बढ़ सकता है और इसका वजन 10 केजी तक हो सकता है। पर इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। केवल इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में कुछ ऐसे प्राणी मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर हैं, जैसे सुमात्रन टाइगर्स या फिर सुमात्रन रिनोसेरस या फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल कोमोडो ड्रैगन, दुनिया का सबसे समझदार जानवरों में से एक ओरंगुटान या फिर दुनिया का सबसे छोटा बफलो अनोवा। ये सब केवल इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। मजे की बात तो ये है कि दुनिया में जितना लैंड यानी कि जमीन है उसमें से सिर्फ 1% ही इंडोनेशिया के पास है। पर उसमें भी दुनिया का टोटल प्लांट स्पीसीज में से 10% यही पाया जाता है। उसके साथ ही साथ सब मैमल स्पीसीज में से 12% और सब बर्ड स्पीसीज में से 17% इंडोनेशिया को अपना घर मानते हैं। हेंस
ये तो नेचर और नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग ही है, और शायद इसीलिए इसको लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। पर जब नेचर कुछ अच्छा देता है तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए शायद कुछ बुरा भी दे दे। जैसे कि इंडोनेशिया को हर दिन 4 भूकंप यानी कि अर्थक्वेक्स का सामना करना पड़ता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पे 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस है। डर तो तब लगता है जब ये पता चले कि यहाँ के लोग इन वोल्केनोस के बहुत करीब रहते हैं। वैसे इस चीज का कारण इंडोनेशिया का जियोग्राफी ही है। ये देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ठीक बीचों बीच पाया जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक बेल्ट है और इंडोनेशिया उसका हॉटेस्ट स्पॉट। पर इस हॉट स्पॉट में भी स्नोफॉल होता है। अगर आप हैरान हैं तो ये जान लीजिए कि इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा आइलैंड पीक है। ये आइलैंड पीक पपुआ प्रोविंस में माउंट जय विजय के ऊपर पुनकक जय के नाम से जाना जाता है। वैसे जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल भी है, तो क्या इंडिया ने कभी, चलो वो आगे देख लेंगे। वैसे ये माउंट सी लेवल से 4884 मीटर ऊपर है और यहीं पे आप स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं। दुनिया का सबसे रेयर जानवर, दुनिया का अर्थक्वेक हॉटस्पॉट और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड पीक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल का किताब भी इंडोनेशिया के पास ही है। बोरोबुदुर टेम्पल के नाम से प्रख्यात ये मंदिर सेंट्रल जावा में स्थित है। 9वीं शताब्दी में बनी गई इस टेम्पल के अंदर 1460 बुद्धिस्ट रिलीफ पैनल्स है, जिसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट कंप्लीट बुद्धिस्ट पैनल भी है। इसके साथ ही यहाँ पे 504 बुद्धिस्ट स्टैच्यूज भी हैं। चलो अब हमारे क्वेश्चन का उत्तर पाने का वक्त हो गया है, पर बस 3 और चीज। No, God, please, no, no! अब इंटरेस्टिंग लग सकता है, सुन लो। अगर आप इंडोनेशिया और मोनाको के बीच हो रही कोई स्पोर्ट्स फाइनल देख रहे हैं तो फिर फ्लैग्स को देख के आपको लग सकता है कि बस इंडोनेशिया के फैंस आए हैं, पर आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया और मोनाको के फ्लैग्स एग्जैक्टली सेम हैं। ऊपर में रेड और नीचे में व्हाइट स्ट्रिप। बस फर्क इतना ही है कि इंडोनेशिया का फ्लैग मोनाको से थोड़ा ज्यादा वाइड है। वैसे पोलैंड का फ्लैग इनका पूरा उल्टा है, यानी कि ऊपर व्हाइट और नीचे रेड। लीग से हट के काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप कमेंट्स करना शुरू करें और बताएं क्या इंडोनेशिया का डेथ पेनल्टी हार्श है या सही है। उससे पहले ये जान ले कि इंडोनेशिया में डेथ पेनल्टी बहुत ही ज्यादा सीरियस केसेस में ही मिलता है। पहले तो 2 एपेलेट कोर्ट्स का फैसला आता है, फिर क्रिमिनल को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से माफी मांगने का भी मौका मिलेगा। उन्हें अगर लगा तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे, तो फिर कुछ नहीं होगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ देन उस क्रिमिनल को ब्लाइंड फोल्ड करके नूसा कम्बनगन आइलैंड में बिठा के चारों ओर से फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली से मार दिया जाएगा। तो चलिए कमेंट्स कीजिए और अपना राय दीजिए। आखिर में इतना ही बोलूंगा कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता दुनिया का 8th और एशिया का सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम्ड कैपिटल है। तो देवियों और सज्जनों, आपके स्क्रीन पे आ रहा है द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का आंसर कि क्या भारत ने इंडोनेशिया पे हमला किया था? चलो इसके लिए टाइम मशीन निकालना पड़ेगा और जाना पड़ेगा करीब करीब 2000 साल पीछे, क्योंकि इंडोनेशिया और भारत के संबंध इतने ही पुराने हैं। तो 1st सेंचुरी एडी में पहली बार कलिंग, जो कि आज का उड़ीसा है इंडिया में,
वहां से ट्रेडर्स बाली, जावा और सुमात्रा पहुंच गए थे। आज भी ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बाली यात्रा नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि एशिया का सबसे बिजीएस्ट फेस्टिवल्स में से एक है। सो ट्रेडर्स बाली में अपने साथ उड़ीसा का कल्चर, ट्रेडिशन, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को लेके जब गए थे, तब बाली के लोगों ने न केवल उनका स्वागत किया बल्कि उनके कस्टम्स को भी अपना लिया और इसी तरह शुरू हुआ इंडोनेशिया में हिंदुइज्म। उसी फर्स्ट सेंचुरी एडी में से भगवान गणेश का एक मूर्ति भी मिला है माउंट रक्षा के ऊपर, जो कि पनाइतान आइलैंड में है। कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स भी पाए गए हैं जहां संस्कृत में लिखा है अ गिफ्ट फ्रॉम अ ब्राह्मण प्रीस्ट। ये जगह आज वेस्टर्न जावा में बटू तुलिस के नाम से जाना जाता है। 450 एडी के आसपास महाराजा पूर्णवर्न ने वहां अपना फुटप्रिंट्स भी इंस्क्राइब करवाया था। योग्यकर्ता नाम का एक शहर है इंडोनेशिया में, जिसका लिटरल मीनिंग अयोध्या है। वहां पे 8th और 9th सेंचुरी के कई हिंदू और बुद्धिस्ट टेम्पल्स मिले हैं। इवन इंडोनेशिया का आज का नेशनल एम्ब्लेम भी भगवान विष्णु के वाहन के नाम पे गरुड़ रखा गया है। अभी स्क्रिप्ट देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय भाषा है तो आप क्या समझोगे? यही ना कि ये नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडोनेशिया है। सही है, पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका नाम ही भाषा इंडोनेशिया है तो क्या आप हैरान होगे? खाली भाषा ही नहीं बल्कि गुरु, आकाश, निश्चय, पुत्र जैसे कई संस्कृत शब्द इंडोनेशिया के नेशनल लैंग्वेज में मिलते हैं। और आपको तो पता ही होगा, इंडोनेशिया का मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, भगवान व्यासदेव के द्वारा लिखित महाभारत और उड़ीसा के पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पंचतंत्र है। आज भी चाइनीज बाली के लोगों को कई बार होलिंग नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो कलिंग के कल्चर को जो मानते हैं। तो ये बात अब तो साफ है कि भारत ने कभी इंडोनेशिया पे हमला नहीं किया, बल्कि केवल ट्रेडर्स के द्वारा हमारा कल्चर वहां पहुंचा है। जो हिंदू राजा वहां रूल किए थे, जैसे महाराज पूर्णवर्न ने किया, वो सब वहीं के मूल निवासी है, भारत के नहीं। तो इस तरह ये तो साबित हो ही गया कि भारत ने इंडोनेशिया पे हमला नहीं किया। पर जैसे जैसे संस्कृति बढ़ती है उसमें सुपरस्टिशंस भी मिलते जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया में घर के अंदर काला रंग का अम्ब्रेला खोलना मना है, क्योंकि हो सकता है उससे किसी की मौत हो जाए। वैसे इन सब के बावजूद इंडोनेशिया में एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि आज की दुनिया में सारे देश को पालन करना चाहिए। उसका नाम है न्येपी, द डे ऑफ साइलेंस। ये एक्चुअली बाली के लोगों का न्यू ईयर है और इस दिन कोई भी घर के बाहर नहीं निकल सकता। रास्ते, एयरपोर्ट्स, रेलवेज सब खाली होते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी यूज नहीं कर सकते। मान्यता यह है कि जब स्पिरिट्स ऊपर से सब कुछ शांत देखते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि यहाँ कोई रहता ही नहीं और 1 साल के लिए उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। वैसे रीजन कोई भी हो, एक दिन हम सबको साइलेंस दे तो मनाना ही चाहिए और नेचर को बहुत थोड़ा सही पर कुछ तो रेस्ट देना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वैसे रुको, जाने से पहले अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक जरूर करना ताकि एंगेजमेंट बढ़ सके। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और बेल आइकन को भी, जिससे कि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आप देख सके उसे सबसे पहले हर बार। और अभी
अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।